नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुनाहों का देवता अंतिम भाग। अभी तक के सफ़र में आपने मेरा खूब साथ दिया है, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। आज मैं आखिरी भाग पढ़ने जा रहा हूँ। वेदना की पराकाष्ठा अगर आपको देखनी है तो गुनाहों के देवता के अंतिम पृष्ठ यानी कि पुस्तक के हिसाब से भाग 3 को पढ़िएगा। आइए पढ़ते हैं गुनाहों का देवता। गर्मियों की छुट्टी हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुँचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटी हुई आवाज़ में पूछा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी, शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर नीम का पेड़ उगाए थे। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, न आदमी न आदमजाद, सिर्फ गोधीली की अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चिर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एक टक कब्र की ओर देखे जा रहा था। सुधा एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से ज़्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छा अच्छा, याद दिलाया तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या यह कहूँ कि प्यार के उस रूप में मेरा विश्वास नहीं। फिर क्या? उस समय से मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ कि यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब तब आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध, कम से कम औरत के लिए। और बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज़ देती, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है, बस। इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हुई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते, सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है? चंदर ठठा कर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीस कर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के, तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से एक मन में आग सुलग रही है, आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकीय वेदना बुझ जाए। बोलो, उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग और सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ, यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंट कर मार डालो, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। हा 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 हा, क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारे उस जूठे तन में रखा क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई, उसकी आंखों में चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए हो, मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ, इसमें मेरा कसूर है चंदर, मैं अपने को दंड दूंगी चंदर, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा।
बेहद खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी के मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शो का सीजर एनक्लेव थिएटर लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता की परिपाक सिनेमा में हुई थी। उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे से मैटनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है और उसे वह गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि नहीं रख रहा है, पापी पतीत कहीं की। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतीत। चंद्र तड़प उठा, पागल सा उठा, कंगा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते, मैं चीर पवित्र हूं। मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? प्रतिबिंब हंसा, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा था, सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी कहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे पर अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश! और नहीं बांध पाए सुधा से तो जी भरकर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है, तो उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तू। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लो। चुप रहो, पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू? अहंकारी पशु, तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता रहता है। दम्भी, बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंद्र ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊंगा भागे। तो कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने ऊपर से नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन में तूफान से ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन के उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और तू कहता है स्वार्थी नहीं। बाटी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं। ठहरो, गालियाँ मत दो मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन में दर्शन कहाँ पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो, देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकार ग्रस्त रहे। अपने जीवन के विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन में सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छां की तरह न मिला हो। मैं मानता हूं कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया, तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया, तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है तू। याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंद्र ने बड़ी कायरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लो। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चलक दमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमने शायद किसी से कभी कहा था कि शायद बॉटी ने किसी से कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो,
सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है। उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज़ नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों? देखो, तुम में बहुत बड़ा धैर्य रहा है, शक्ति रही, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए हो, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जरा से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुम समाज का निषेध किया, व्यक्ति की साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया, अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया, फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू की कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता रहा। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तुझ कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह इधर इधर हूँ करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंततः उसे ही स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता, लेकिन तू जरा सा अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता से मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया, दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपनी मन की गंगा की व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी जिसमें सत्य और असफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने! धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसा लाचारी का स्वर है! छी छी छी! असफल पैगंबर, साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब है कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नेति न तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है, एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियाँ। इसमें अनुपात और कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु को अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए? छी! लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भयानक रास्तों से गुजारने में कोई होता तो मर गया होता। मैं तो जिंदा हूँ। वाह, क्या जिंदगी है! तो क्या करूँ? यह रास्ता छोड़ दूँ या व्यक्तित्व तोड़ डालूँ? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी! देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी का जिंदगी का सफ़र तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती है। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं। मैं जानता हूँ तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज़ को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो मेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तुम! अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंदर चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा, फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज़्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल नहीं पाता था, अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वह एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर कि सारी पगडंडियां तक मिट गई हों, एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े।
वह चाहता था कि वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उसकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मनः स्थिति एक दिन गेसू ने उसे बुलाया। वह गया। गेसू की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसू ने पर्दे से ही बात की। गेसू ने बताया कि सुधा का खत आया है, वह जल्दी ही आएगी गेसू से मिलने। गेसू को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन से शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊँगा। इनकी क्या कोई मुसलमान सखी है शायद वहाँ, उनसे ये मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतज़ाम करना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने से पहले चंदर ने घर की ओर नज़र दौड़ाई, सिवा ड्राइंग रूम और लॉन के। सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी, जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना साफ सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में न जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी। 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब के इंतजामों में पीछे जितनी उतनी निष्क्रिय भावहीनता थी, जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजार कर रहा हो बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने से पहले की हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाला है और बूंदें रिमझिम होने वाली हैं। जब बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले दूर पर गिरती हैं। बूंदों की आवाज़ वातावरण पर छा जाती है, जिसे धूरवा कहते हैं। ज्यों ज्यों सुधा के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थीं। मन में उदास सुनसान धुरवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझा नहीं पा रहा था। नसों में एक अजब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व तो अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती तो सचमुच परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कापियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं। चंदर जब बेहद दुखी होता था तो वह कापियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया था। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया, कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताब पढ़ने लगा और उलटता कुछ किताबें तो कुछ खरीदता रहा। वहाँ उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदले उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसके वह संग्रह भी उसने खरीद लिए। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी। वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया था। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जगा तो रात को मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे। उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य था, वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने से खुल सा गया था। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरफ थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अज्ञात पताल में डूब गया है और आज वह फिर से उगाया है।
उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे से हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी का प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा तो कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए थे। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज सुधा भी अपने मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी में तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो जो अपनी सुधा के चंदर, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान और पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। वह जादू था, सुधा के प्यार का पुराना वर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कूलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुक कर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन दिखाई आती पड़ी। चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन वह घोर अविश्वासी के विश्वास में जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कूलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधारी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागल सा इस भीड़ में चीख कर डब्बों को देख रहा था। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा आई ही नहीं। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कूली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान थोड़ा बहुत सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी। उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी से बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सामग्री। सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे संतावना दे रहा है। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक कर उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जमीन से उठकर सीट पर जाकर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया। वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली, बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंदर चुप हो गया।
कैलाश ने बिस्तर कूली को देते हुए कहा, इन्हें तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तो मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे ज़रा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चलाऊँगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा, लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, या मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पेटिकों में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबसे सबका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला था। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। फिर बोला, आज और कल छुट्टी तो ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देनी जरूर होगी, फिर लौट कर आऊँगा। महाराजिन और चाय नाश्ता दोनों देगी। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई के अकेले चाय पीवो भैया। अब वहीं डॉक्टर साहब सुनिए तो का कही हूँ? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माता जी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी, इसलिए शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से अब तो उनसे ज़्यादा पक्की पुजारी बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार यह मत समझना कि मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं। घर भर इनसे बेहद खुश हैं। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दिया है। इन्हीं से पूछ कर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंदर ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो, गलत मत समझो, मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है, यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति में नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण भी नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास इन्होंने चाहे समर्पण किया हो, वह भी एक बेमनी से। उनके तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा ना मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह हैं कि मैं दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहा कर आते हुए दिख पड़ी और कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देख कर बोला, मेरे अटैची भी ठीक कर दो, मैं भी चला जाऊँ, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, यह मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें सुखी रखने का प्रयास करता हूँ और ये भी जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती हैं, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंदर बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंदर से बोली, चंदर चलो, वो बुला रहे हैं। चंदर चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंदर, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, ज़्यादा घुमाना मत इनको, इनकी सखी के यहाँ बुलवा लो तो अच्छा है।
फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हारने की हालत नहीं थी। माता जी से मैं कह के आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया और फिर बोला, देखो चंद्र, दवा तो इन्हें तुम दे देना, याद से वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंद्र लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंद्र ने उसकी ओर देखा, उसने चंद्र की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंद्र ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंद्र कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से उसे संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा तो नहीं है जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्तित्व कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने को सिमटी सकुची, अपने में बंधी बधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता है कि जैसे दुनिया के प्रति इसमें कहीं कुछ खुलाव ही नहीं। चंद्र के मन में जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहाँ उसने अपनी किताबें खोलकर देखने लगी, जैसे वह याद न करना चाहता था कि भूल तो नहीं आया कि कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतना घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंद्र के प्राणों की घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीपशिखा सी अचल, निस्पंद, थके हुए से मौन की तरह थी। चंद्र ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श की एक लकीर को खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंद्र रुक गया, जैसे चंद्र को सितारों का राज मिल गया हो। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंद्र ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर चुप हो गई। चंद्र फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंद्र, और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंद्र जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई है कि चंद्र के व्यक्तित्व पर अगर किसी की शासन है तो वह सुधा की है? वह जो अपने जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंद्र हमेशा से मनचाहा काम करवाता आ रही है। वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं? वह पहले की तरह दौड़कर चंद्र का कॉलर पकड़ लेती और मचल कर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो देखना। लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंद्र का मन टूट गया। चंद्र की उमंग चट्टान से टकरा कर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज़ में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उन्द्र भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बात करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ दूरी निभाई है तो उससे चंद्र खुद कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है। और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहराई की प्यास धधक रही, उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्त का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य हृदय को ही समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयवसनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए भी, तो चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठा लो, मना लो, तो चंद्र, सुधा की चंद्र जलती हुई आत्मा नरक चिंताओं में फिर से अपने गौरव को पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्तृत द्वेव लौटा दे। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हूँ जैसे चंद्र कोई अपरिचित है। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिनती, पम्मी सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसमें सभी को झकझोर कर डाला है, इसका समाधान तो तुम्हारे प्यार में था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुम इनके चरित्र का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपने
आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया है तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा। क्या इस अभागे को इसी चक्रवात में फंसा कर चूर हो जाएंगे सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंदर चल दिया। जाकर ऐसा लगा कॉलेज कि परीक्षा के भवन में जाना ही भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तैसे तोड़ दिया था, फिर भी जाने क्यों आज अब सुधा को एक प्रकाश वृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था वह। जब चंदर लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया है और एक कूश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम से धोती और एक चोली पहने हुए पल्ले से बाहें तक ढके हुए एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से ध्रूम रेखाएं मचलती हुई लहराती हुई उसके कोपलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंदर ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत बहुत गहरी आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंदर को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव सर्वोगुगिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्त में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधों की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूल की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींट दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर दी है। उसके बाद आंख बंद करके जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर के खोस लिया और बिना सर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो, यहीं ले आओ। चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने एक टुकड़ा उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। लेकिन जब सुधा उसी तरफ फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ, अभी कै हो जाए। मैं सिवा नींबू शरबत के और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया 15 दिन तक, केवल प्रातः काल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई सारे रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दूं, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दें, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे। लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूधे हुए गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर तुम क्यों मुझे दुख दे रही हो? यो भी अब मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो। लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया है। पूजा किसकी करनी होती है? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी चंदर? मुझ जैसी अभाग्नि की पूजा पाठ स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से पूछा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिछियों को धोती के छोर में रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह में तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना ना हो। धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी के प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा था। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले लीं। उन्होंने गूंथने के असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि
मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम, इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपने दुर्बलता की कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटाक कर कहा। दुर्बलता चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझमें एक दृढ़ आत्मा और एक विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं तुम मेरे प्यार को कौन सी दुर्बलता रही, तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर मगर अपने मन में कितना कुटती हूँ यह नहीं कह पाती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को चढ़ा पाई, तुम्हें अपने को पूजा में यकीन न दिला पाई, इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में छलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख कहाँ नसीब होगा। लो, और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के भरे आंसू सुधा के हाथों पर चू पड़े। छी, यह क्या है चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजी ने और सुधा से बोली, बिटिया रानी, ले वी नाइन खटाई, हम कल्ले से बनाई के रख दिया रहा है, तो के खी खिलइबो। अच्छा, हम भी महाराजी इतने दिन में तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए हैं, तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया के कौन देखे, अब बिटिया इन्हों के ब्याह कर दो तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने लगी। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तश्तरी उठाकर एक ओर रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करे, पहले वह दोनों घंटे क्या बात करते रहते हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस वक्त कोई बात नहीं उसे सूझती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों? करती हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए हैं, तुमने भी मुझे छोड़ दिया है। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताजुब करती थी, औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती है। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतना असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो वह पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने तो हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ कि अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई धर्म की इन बातों को ध्यान से न पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं। अभी तक जिंदगी से मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, यह सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है। और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर इतना विश्वास का गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थीं। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हरेक से नफरत हो गई थी, हरेक पर झल्ला उठती थी। किसी बात से मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी इन आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो देखा कि सारी भक्ति किताबों और दर्शन से बड़ा मनोहर रूपक है चंदर। कृष्ण प्यार के देवता हैं, वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे ही कहाँ हूँ मैं, तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूँगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान्य परित्यज्यम मोमकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वोपयोगी मोक्षयास्मि माँ शुचः, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और हैं ही क्या। उसके बाद मेरे चंदर, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई, उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात ही नहीं।
कम से कम मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे जरा भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो मुझे रास्ता दिखलाया मैंने वह किया। तुम जानते ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही हैं। तुम जिस दिन मेरी जिंदगी से चली गई कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधाक कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीली सपलाओं की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन में इनके प्रति बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया है वह। जो मेरे मन में पम्मी के लिए है, तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है, उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की है सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छे चंदर, तुम नहीं समझे। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुम अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वो इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वो तो केवल मानव को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझाकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की है तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा और पम्मी के संबंध तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरा पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। पर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह मानती हूँ कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदन, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफान में उलझकर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई हूँ, शरीर की नहीं। प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए हो। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा है उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तब तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ ही यह बात उठाई। अब बात को मैं भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप उठाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल ना हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परोसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँव के सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती, वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही है, वही सुधा है। चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पाँव को खींचकर वक्ष से लगा लिया और फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख दिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में इसी तरह मुँह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर से कहाँ जा पहुँची, चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काश कि उनकी कोई जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएंगे दोनों।
चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं। उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सीधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा के बार में जोर से चिकुटी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर मैं जाग रही हूँ, तुम्हें ने उठाया है मुझे। चंदर कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए? और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। यह तो तुमने पहले ही कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व तो नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा? तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो तो जहन में मेरे घुट रहा है जो, वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर या तो मत बताओ या फिर सब स्पष्ट बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधी, तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछले दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया, उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया था। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है, पुरुष और नारी के संबंध में सेक्स होना चाहिए? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटोनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स का ही प्यास होता है। अब मैं तुम्हें अपने मन की चोर बतला दूं। मैं सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो, शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है, और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी हो गई है। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया है, और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। बिनती को भी कुछ मैंने बहुत दुखी किया, ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ से बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व तो बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह है कि ऐसे भी क्षण आए जब पम्मी के समर्पण मेरे सारी मन की कटुता धो दी। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई, उसने मुझे फिर पुराने बात की याद दिला दी, और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावना को अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे जैसे मुझे गेसु की बातों से उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें मुझे रोशनी तुम्हारी दी थी। मुझे कुछ दिन तक बिनती को बहुत प्यार किया मैंने। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम नहीं थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह कैसी अजीब सी गति है? सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह है, एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर, कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें एक अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर,
समझ गया मैं, चंदर बोला। अब मैं समझा, मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया, वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहो तो यह हाल होता। मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से लाई आम? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहीं से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए एक आंचल से हाथ पोंछ दिया। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ? तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बहुपाश ढीले कर तुम्हें चीर मुक्त तो मैं न दे पाऊंगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान? बैठिए ना, नहा लूँ तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद भी उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा कि गेसू अकेली बैठती है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गेसू ने चुन्नी से सिर ढकते हुए कहा और पांवों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बॉक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है क्या? अरे बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिएगा। गेसू ने चुटकी ली। इनाम की बात क्या, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसू बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसू ने झेप कर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास ले आई। लो गेसू, पियो। एक गिलास गेसू को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल, कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर रुमाल खो दिए होंगे, मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूँ तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही वह कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा को देख कर कहा, पापा नहीं हैं, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ भी खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चरपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे, उसके पास महाराजन सोने वाली थी। सुधा एक तश्तरी में तरबूज काट कर ले आई थी और कुर्सी डालकर चंदर की चरपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है। चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछूं, बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोलो चंदर कि बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती। तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है, तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेनी चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे कर लेनी चाहिए। तुम कह रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत समझ रही हो। नहीं जी, लेकिन यह जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो तुम्हारी जैसी हो और प्यार कर ले तो मैं समझूं कि तुमने कुछ किया है मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। कोई और बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी, मेरी पसंद से करनी होगी। चंद्र एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल रही? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंद्र ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसे तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई थी।
कुछ समझ में नहीं आता था। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का ग्लास लेकर आई। चंदर की नींद गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो, दूध पी लो। सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे, अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह ग्लास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने ग्लास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने आज पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठ गई। एकादशी का संदिग्ध पद्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचौली खेल रहे थे। चंदर आंख बंद किए हुए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथों पर, उसके होठों पर चांद की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदासी चांदनी उसके वक्ष पर झुके बैठी थी। उसे लगा कि जैसे पवित्रता और अमृत की चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब से तोड़ दिया। अब तुम्ही को देख कर संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून ही रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इस बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारा यह स्वास्थ्य, यह समय, वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है कि क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं यह जानती हूँ अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात से मुझे और भी दुख होता है कि मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और इनकी खुलकर उपेक्षा नहीं कर पाती। यह जब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन ज़रूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही ज़िंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे दो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते। तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित, कि तुम ऐसा कभी नहीं समझ सकते, न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम ही मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह न करना। बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसलें तुम पर तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बिल्कुल बिना डरे हुए मुझे खींच ले जाओगे उस दलदल में? यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है, लेकिन खैर। अच्छा यह बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही। चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली पर अपने हाथों रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया और खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंद्र उठ बैठा। नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेरों बेले और अगस्त के फूल। चंद्र को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया। रेशम की धोती और रेशम का एक अंतर्वार्षिक गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे।
लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ने लगी। चंद्र संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंद्र की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रह कर सन्नाटा सुधा के भीगे केशों के गीले मोती चुभ पड़ते थे। कृष्ण कसाय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर और श्री भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धावंती बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाहों सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया, भागवत को या भागवत की पुजारिन को यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन, मेरे तो कोई दूसरा नहीं, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलछलाता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदल कर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियान। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद होती है, तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठे बैठे सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसकी मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ी। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ी रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है, अंग अंग में मशीन चलाना मुश्किल कर दिया है, सुधा ने बहुत छीड़ स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखाई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी है बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसकी एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने कई और तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया था और चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया। आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने लगा तो पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा लेकर कपड़े बदल कर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कापियाँ जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आईं और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बताते रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लॉन पर आ गया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सीपनों की तरह बीतते गए। वह केवल फिर चली जाएगी कल, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था वह जैसे कैलाश की छाह ने ही ग्रस लिया था। चंदर के कॉलेज के आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद की कैलाश का जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए
कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं। कैलाश बोला और चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न जाने क्यों न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौट कर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में जाना इतना अखरा नहीं था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंभे से टिक कर खड़ी रो रही थी। महाराजिन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो, छोड़ जाए तुम्हें यहीं, चंद्र संभाल लेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजिन सुन रही है कि नहीं। मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगे। फिर बोली, रो ना बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2-3 महीना आई के रही जाओ, तो हार सास छोड़िए कि ना है। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। सेकंड क्लास में चंद्र के इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया कि सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर की देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक के दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कायरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंद्र से जब देखा नहीं गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बहुत बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था? तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्शवत मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। और उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों ने तो वर मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं है कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है, चंदर ने बात टाल दी, वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहाँपुर लौट कर आएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं, वह इन्हें आने में थोड़ी ही देती हैं। वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब तो दिल्ली तो इसलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा, तो फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो सीज कैरिडेट। हाँ, अच्छा, हाँ, यही बात तो है। पहला मौका है। दोनों लौट कर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे न चंदर? हाँ हाँ, ज़रूर से। फिर वक्त का कोई बहाना न देना, ज़रूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिया और रुककर बोली, चंदर, अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रूंधाया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा चुप रही और फिर बोली, चंदर, चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और कब क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और वह फिर रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बम्बई से सीधा दिल्ली जाने के लिए वह प्रयाग होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगाया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर पीली चांदनी सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाते हैं। अजीब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी। उसके तन मन की एक गुलाबी नशे में सरोबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था, गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसकी ओज, उसकी दृढ़ता, उसे सब कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता है कि गुलाब पंखुड़ियों की साया में एक आत्मा चूमती रही। वह अक्सर जब कभी लेटता है तो उसे लगता है कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसे पलंग के आर पार पाटी को हाथ टिके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ हो रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी से जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा, वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा। उसके मन का पूजा गृह खंडहर हो चुका था, लेकिन सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया है। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत से फिर सस्वर मुरझाए उठे पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस छलकाया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारे से समझौता करने की तैयारी में लगा था।
चंद्र की नशों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों से पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की ओर अज्ञात से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक पत्र आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंद्र कुछ दिन के लिए दिल्ली चला जाए तो अच्छा है। चंद्र के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया था कि मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा। और बिनती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंद्र गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उस दिन उसका एक पत्र आया था कि वह सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई जाएंगे। चंद्र सुधा के इलाहाबाद जाने को किसी भी न लिखे। वह उसके और चंद्र के बीच की बात है। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइन थी। चंद्र, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है। शरणार्थी विभाग में और प्रयाग में एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया है। सुधा को एयर मेल से उसने एक खत भेजा है जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था, लेकिन वह पेशोपेश में पड़ गया था। दिल्ली जाए या न जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। और अब वह सुधा से वायदा कर चुका था कि अब वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे कि चंद्र केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए। यह उनका सपना था। चंद्र को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज जाएगा। एक दिन जब रात को वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली से लौट आ गई होगी, अगर दिल्ली रह गया होगा तो बंगले में किसे टिकाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत कर उसने लिफाफा फाड़ा और डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से वह फ़ौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सोलेट रंग की। उसके मन ने कहा, चंद्र हो गए तुम केंद्र में? उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे की जाती थी। 11 बजे थे, अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में से कुछ अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होगी। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंद्र के सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में एक मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उधर पूरित कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मज़ेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निसंकोच उनके पृथुल उदर पर प्रहार करके कहा, हो देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर उठे और उछल कर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी समार उलाटे, लुट गए राम, ये तो जंगल है। कहते थे जेवर न ले चल। चंद्र खिलखिला कर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंद्र करवट बदल कर फिर पढ़ने लगा। इतने के ऊपर वह गाड़ी उतर कर कोई औरत के हाथ से एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी, मारवाड़ी बोला, बुढ़ी यह सेकंड क्लास है, हो ही सेकंड थर्ड, सब गोविंद की माया है बच्चा। चंद्र का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डब्बों के वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दृष्टि से संभव हो। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो नहीं थी कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस,
चल वहाँ से, गार्ड का तो दमाद लगा था, जान बुलाई के मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहाँ बस अवधि का सफल वक्ता कौन है उसे घूर कर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा, कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाबो। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तुम बोलिए टप्पू से, हम ऐसे धमकाए में ना आए, ई कानपुर जाइयो। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा, और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बिटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह, बुआ जी हैं। सिर मुड़ा लिया है तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पाँव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई। बोली, ऊन नटिनिया मर गई है कि अभी है? कौन? ओह बिनती, मरेगी क्यों भैया? सकुल तो हमार कुल डुबाई दे हैं, लेकिन जैसे वो हमारी बिटिया का मड़वा तरह से उठाई ली हैं, वैसे भगवान चाहे कि उन्हों के लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें क्या करे को? हम सब मोह माया त्याग दे, लेकिन हमार त्याग में कछु समर्थ हो तो सकूल के बदला मिलिए। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा आया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई। बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया। उपकार कर, और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वोध में महामोह से विरक्त की घोषणा और उत्तराधिवाई में दुर्वासा का श्राप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मुश्किल से मिलते हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर उसे विशेष दिक्कत न होगी। लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो देखा कि जहां मकबरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे स्लेटी रंग शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसनामा बैठा और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। वह फिर भी बड़े रोब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या है, डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आपके ही लड़के हैं चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाज़ा खोला और चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दे दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसनामे के साथ चढ़ने का पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन से उड़ाए लिए जा रहा है। चंद्र तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। वह फिर सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज वह शासन सत्ता है, मोटरों और खानसनामे से उसके हृदय में बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिन से प्रभुता के प्यासे हैं। बेकार लोग हम उन्हें गाली देते हैं। फिर चंद्र उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पेटिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसनामे से उतरकर दरवाज़ा खोला। चंद्र उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, दरवाज़ा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थी। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और चंदर की बाँह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली। दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली, उसे ऊपर ले गई। कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफ़ेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर भीतर के पांव रखते ही नर्स ने आंख से इशारे में कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वो भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल और बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले।
चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखते हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर किसी तरह बचाओ सुधा को। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता, बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़ों बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर नहीं उठा, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लडिंग फिर शुरू हो गई है, नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर साहब को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। कहाँ जा रही है या क्या हुआ बिनती? उसने घबराई आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फ़ोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद पापा और नर्स के अलावा किसी को भी नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठे रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे, एक नर्स। डॉक्टर ने करीब 10 मिनट देखा और फिर अलग अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विहल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले और चंदर से बोले, वेमिट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे में सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं क्या? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल देगी तो ले चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियां का रंग रंग विहीत हो जाता है, श्वेत विहीत हो जाता है, वैसे। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा आ गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक हो गया था कि लगता था कि बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखकर कहा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए उसने करवट बदली और फिर कराही, और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखा और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे, आज नर्स ही है। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे हैं। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, तुम सो रहे हो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंदी ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंटी उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दबा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिंती बोली, अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते हुए फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजा की जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा। चंदर घबरा उठा। उसके नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया।
तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंद्र ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराई मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा! इतनी भयानक आवाज़ से कि जैसे सुधा ने नरक के दूध को पकड़ ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंद्र को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंद्र आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा तो सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, तुम कौन हो? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिंती! डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, सन्निपात है, डेलेरियम, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोला, कौन गेसु? आओ बैठो, चंद्र नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंद्र! और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर दी और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंद्र और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह हाथ पर रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले शरबत तैयार कर, जा, चंद्र स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिंदी फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कहार कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंद्र को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंद्र को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है? चंद्र आगे आया, रूधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम भी आ गए सुधा, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंद्र को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए झूठे? तुम चंद्र हो? क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंद्र कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुका कर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथा पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी, कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंद्र बोला, हम तो डर गए थे, इतना सोना लगा था। जाओ, महाराजी ने रोटियां सेक ली हैं, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंद्र को बुलाया। देखा चंद्र कुर्सी पर हाथ हथेली में मुंह छुपाए बैठा था। बिंती गई और चंद्र के कंधे पर हाथ रखा। चंद्र ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंद्र, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आँख खोल ली थी। चंद्र को देखती हूँ बोली, चंद्र जाओ, कोई मास्टर ठीक किया है तुमने? जो कुछ पढ़ा दे वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होगी। डेलरियम है अब भी? नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंद्र को हाथ जोड़कर दिया और झट से हथेलियों पर आंखें रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंद्र नहीं है, चंद्र नहीं है। चंद्र होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंद्र को क्या जवाब दूंगी? चंद्र को बुला दोगे सू? जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभा। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। मिंती और चंद्र बाहर चले आए। मिंती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया। देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया, सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर साहब ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंद्र ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई, सुधा को उठाया गया। दिन बड़े चिंता में बीता। 3 घंटे इंजेक्शन पर लग रहे थे। दोपहर को 2 बड़े इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हाइट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की को आपको वापस ला दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दलानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू लहू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े कर रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के मृतपाय चेहरों की ओर देखते हुए। बिनती और चंद्र को बिना कुछ खाए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी,
लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एक टक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियाँ, पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करके वक्त असर आदमी को आत्मा का मन क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट घड़ी की सोई हुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफ़े आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल ली थी। चंद्र ने बिनती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े छीर स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठ कर आ गए। आह चंदर, तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारे खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे हो गए होते। और वह हाफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगा कर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत हुई। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना अब मैं नहीं बचूंगी। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छिप अगली, डॉक्टर कह रहा अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहते हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ या उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट ले। उन्होंने सुधा का सुर गोद में रख दिया। पापा चंदर को समझा दो, ये सब अपना ब्याह कर लें। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अभी 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली। दीदी ऐसी बात क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहे हो तुम। सो लूँगी बेटे, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश आया था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंद्र को बुलाया और बोली, मैं झुक नहीं सकती बिनती। यहाँ। हाँ। चंद्र के पैर छू। अरे, अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंद्र तो है ही। अब चंद्र तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ ले। इधर आओ चंद्र, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंद्र, तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को भी अकेले दिल्ली में ना छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंद्र, यह नरक भोग कर तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर तुम कभी मिलो या ना मिलो। चंद्र, उफ, कितनी तकलीफ है चंद्र, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंद्र। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंद्र, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंद्र घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंद्र, तुम्हें पकड़ रहा है। चंद्र, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंद्र का हाथ पकड़ा। अरे चंद्र, तुम्हें पकड़ रहा है चंद्र। बिनती भाग कर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंद्र को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ चंद्र, मैं जाती हूँ, इसके साथ घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं तो जा रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा, कहाँ है पापा? और सुधा का सिर चंद्र की बाह पर ढुलक गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी के टन 2 बजा हैं। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पर पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। पुस्तक के शेष बचे 2 पन्नों में उपसंहार। जिंदगी की यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था।
सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठती थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजों में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल पर शांत हो गया था। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे। सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते थे और एक भजन गाते। बिनती जो इतनी सुंदर थी अब केवल खामोश पीड़ा और अश्वेश स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। अब सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे में डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ाओ, लेकिन देखो शाम को जाना, जब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, अच्छा, और चुपचाप टहल कर गुनगुनाने लगना। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोशी से चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुकी। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चीलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कातर में उस छोर पर जाकर खो गया। एक एक फिर दूर तक फैला हुआ संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोर दिया। बिनती, यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कम भक्त भागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी गठरी खोली, वह फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा और झपट कर उसने बिनती की आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आज्ञन्य दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया। बिनती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजनी में पानी लेकर मुंह धोया और बिनती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिनती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा, उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख की चुटकी उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थाम कर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये थी आखिरी कहानी गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। मुझे नहीं पता ये पुस्तक की कहानी सत्य घटना पर प्रेरित है या नहीं, मगर आप कल्पना कीजिए कि अगर ये पुस्तक किसी की सत्य घटना होगी तो मैं इसी के साथ आपको छोड़ रहा हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, नए किरदार में। मैं अनय सिंह आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि आभार इस लेखक का जिसने इस सुंदर से उपन्यास का चित्रण किया। सादर नमन आप सभी को।